Today's topic is role of education in service sector. देखिए, ये जो टॉपिक है ये आपके लिए वरदान है, समझ लीजिए। आपके लिए ये वरदान है। इसको अभी आप समझिए कि लिखने के लिए मेंस में और इंटरव्यू में बोलने के लिए, उसी के लिए बना हुआ है। जहाँ मौका मिले लिख दीजिए, जहाँ मौका मिले बोल दीजिए। समझ गए? बहुत आपको मार्क्स देगा, क्योंकि अभी सरकार की नीति यही चल रही है। दिव्य वचन, इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये जो टॉपिक है, तो जहाँ इसको मौका मिले आंसर में भी लिखने का, उसको लिख देना है इसका लाइन सम, और जहाँ आपको बोलने का मौका मिले कोई भी बात में, उसको बोलिए। ठीक है, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। तो इसको देखिए, इस टॉपिक को हम देख रहे हैं, रोल ऑफ एजुकेशन इन सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में हमारा एजुकेशन का क्या रोल होता है सर? अभी अब तक हम देख रहे हैं कि इंडिया में और ख़ास करके बिहार में, तो इंडिया में सर्विस सेक्टर का ही डेवलपमेंट हुआ बहुत ज़्यादा। हमारा जो पिछला 30 सालों का डेवलपमेंट हुआ है वो सर्विस सेक्टर की ही वजह से हुआ है। इंडिया की बात अगर हम करें, सबसे ज़्यादा जो डेवलप हुआ है वो हुआ है सर्विस सेक्टर, और उसी से इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है। जितनी भी नौकरियां मिली हैं, जितने भी लोग डेवलप हुए हैं, वो इसी सेक्टर की वजह से पिछले 30 सालों। लेकिन बिहार में ये बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। बिहार में अभी इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। तो इंडिया में तो जो हुआ है, इंडिया में अब फोकस किया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर, यानी सेकेंडरी सेक्टर पर। लेकिन हमारे बिहार में इस पर फोकस किया जा रहा है, सर्विसेज सेक्टर। तो अभी आपने देखा कि सर्विस सेक्टर के बारे में पीछे हमने काफ़ी डिस्कस किया कि सर्विस सेक्टर ही है जिससे हम डेवलप कर सकते हैं बिहार को, अपने स्टेट को, और इंडिया को भी। इंडिया में भी अभी बहुत सारा सर्विस डेवलप करने का ज़रूरत है, लेकिन हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमज़ोर रह गया। इसलिए देश में तो मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस चल रहा है, लेकिन बिहार में क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस बहुत कम है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, हमारे पास कैपिटल नहीं है, हमारे पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंडस्ट्री के लिए, तो इसलिए जो है हम सर्विस सेक्टर पर फोकस करेंगे, सर्विस सेक्टर को डेवलप करेंगे। तो अब मैंने आपको बताया था कि बिहार में जो है सर्विस सेक्टर को डेवलप किया जा रहा है, और उसके लिए जो है हमारा फोकस किस पर है? एजुकेशन पर। ये इतना जो मैंने आपको बताया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतना बदलाव किया जा रहा है तेज़ी से, जो आप के पाठक साहब का बहुत नाम सुने, और अब एस सिद्धार्थ आ गए हैं, तो वो इसी चीज़ को कर रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट फाउंडेशन होता है सर्विस का, आपने पढ़ा पिछले 2 क्लासों। एजुकेशन ही, क्योंकि अगर आदमी पढ़ा लिखा होगा, स्किल्ड होगा, सीखा हुआ रहेगा काम, तभी वो काम कर सकता है, और उसके लिए एजुकेशन मस्ट है। और जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है वो पिछले 20-30 सालों में, मतलब पूरे देश का, वो डावाडोल हो गया है। गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें खासकर, क्योंकि प्राइवेट से हमें लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम जो है वो जो है पूरे देश का चौपट हो गया है पिछले 30 सालों में। एक आध राज्य, केरल है एक्सेप्शन, तमिलनाडु एक आध राज्य एक्सेप्शन है, नहीं तो बाकी लगभग पूरे देश की वही कहानी। तो इसीलिए उसको सुधार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसको सुधार किए बिना जो है सर्विस सेक्टर डेवलप नहीं हो सकता है। नाम मात्र के लिए बच्चे पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो जाएंगे, डिग्री ले लेंगे, लेकिन नौकरी उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि नौकरी तो तभी मिलेगा जब उनको काम आएगा करना, जब उनके पास रियल में क्वालिफिकेशन होगा। नौकरी तो तभी देगा, कोई क्यों देगा नौकरी? नौकरी देने वाला बेवकूफ़ थोड़े है कि बिना काम जाने वो पैसा देगा, उसको सैलरी देगा। तो इसीलिए जब तक वो काम सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो नौकरी मिलेगा नहीं। और उसके लिए जो है आपका एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना बहुत ज़रूरी है, और उसी को करने में लगे हुए हैं हमारे मुख्यमंत्री और हमारे
जो चीफ ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी हैं, पहले के पाठक और अभी सिद्धार्थ सर, एस सिद्धार्थ। तो देखिए, रोल ऑफ एजुकेशन इन सर्विस सेक्टर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल ओनली बाय एक्सपैंडिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, एक लाइन में कह रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ा के पॉसिबल नहीं है। हम सोचें कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा दें, तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाइएगा? प्रोडक्शन जो है, क्योंकि आदमी जो है मशीन नहीं है, आदमी जो है मशीन नहीं है कि आप सोचिएगा कि 10 घंटे की जगह उससे 12 घंटे 16 घंटे हम काम ले लेंगे। तो आप बढ़ा क्या सकते हैं? उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, उसका क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव कर सकते हैं। वर्किंग आवर्स आप नहीं बढ़ा सकते हैं, वर्किंग आवर्स सबके लिए फिक्स्ड है। 10 घंटा ही काम करेगा आदमी, 12 घंटा ही काम करेगा, जितना भी देर काम करेगा, लेकिन उसी में उसका क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव किया जा सकता है। और क्वालिटी ऑफ वर्क कैसे इंप्रूव करेगा? बाय एजुकेशन, बाय ट्रेनिंग। तो वही कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल ओनली बाय एक्सपैंडिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर दिस ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इसेंशियल। कह रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट करना होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना होगा। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? अच्छे स्किल्ड वर्क पीपल क्रिएट करना, लाइक डॉक्टर्स, लाइक इंजीनियर्स, लाइक लॉयर्स, लाइक गुड इलेक्ट्रिशियन, लाइक गुड प्लम्बर, लाइक गुड कारपेंटर, लाइक गुड फार्मर। तो ये जितने भी गुड पीपल हैं, ये कहाँ से आएंगे? अच्छी पढ़ाई से, ठीक है, अच्छी ट्रेनिंग से। जब अच्छा काम उन्हें सिखाया जाएगा, अच्छा पढ़ाया जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हम चाहते हैं तो वी हैव टू डू ह्यूमन डेवलपमेंट, वी हैव टू डू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल हमें बनाना है। ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं? जो हमारे समाज के जो अच्छे कुशल व्यक्ति हो, और कोई भी जो अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहा है, वो ह्यूमन कैपिटल है। क्योंकि हर किसी के काम से समाज आगे बढ़ रहा है, ठीक है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई टीचर हो, प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, कोई भी काम कर रहा हो, या प्लम्बर हो, कारपेंटर हो, ठीक है, कोई भी तरह का जो काम कर रहा है, वो उसको अपना काम अच्छे से आना चाहिए। अच्छा से काम कैसे आएगा? जब उसको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, जब उसको अच्छा पढ़ाया जाएगा। तो उसी को हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी एक जो पहले अनस्किल्ड पर्सन होता है, अनपढ़ बच्चा होता है, उसको पढ़ा लिखा के हम ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं। एक आदमी होता है जो काम नहीं जानता है, उसको हम जब ट्रेनिंग देते हैं बढ़िया से, तो वो काम को सीख जाता है। तो दिस इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो यही कहा जा रहा है आपसे कि फॉर दिस ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इसेंशियल। ह्यूमन कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल कैपिटल। क्या कहा जा रहा है कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो फिजिकल कैपिटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो हम नेचुरल रिसोर्सेज देखते हैं अपने आसपास, जमीन, ठीक है, बिल्डिंग, पुल, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी कुछ हम देखते हैं अपने आसपास, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? आदमी। उससे ज्यादा कीमती है आदमी। सो ह्यूमन कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल कैपिटल। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल का आप वैल्यू को काफी बढ़ा सकते हैं, उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं आप। एक देखिए, एक साधारण गरीब परिवार का बच्चा रहता है, वो अपनी मेहनत से पढ़ लिख के कहीं अच्छे कॉलेज में चला जाता है, आईआईटी में चला जाता है, वहां से पढ़ लिख के एक बड़ा इंजीनियर बन के निकलता है। तो क्या हुआ? उसका बदलाव हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन उस कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, वो एक ह्यूमन कैपिटल बन गया, एक आईआईटी के अच्छे इंजीनियर के रूप में। जो कल को एक अनपढ़ गरीब बच्चा था, वो आज पढ़ लिख के इंजीनियर बन गया। मेडिकल में हो गया तो अच्छा डॉक्टर बन के निकला।
तो इसी को कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यही देखिए कह रहा है, प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी थ्रू एजुकेशन। क्या कहा जा रहा है कि प्रोडक्टिविटी जो है देश का, यानी इफिशियंसी, कितना अच्छे से काम कर रहे हैं, उतना ही जो रिसोर्सेज को यूज करके हम कितना बढ़िया बेहतर काम कर रहे हैं। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ फैसिलिटीज। हेल्थ फैसिलिटीज भी जरूरत है। अगर बीमार हो जाएगा, अच्छा डॉक्टर नहीं होगा देखने के लिए, तो फिर कैसे वो स्वस्थ होगा, कैसे काम करेगा? अगर उसको साफ सफाई नहीं मिलेगा, अगर उसको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तो वो हेल्दी, स्वस्थ नहीं रहेगा। और जब हेल्दी नहीं रहेगा तो काम कैसे करेगा? तो इसलिए प्रोडक्टिविटी जो है कैसे हम बढ़ा सकते हैं लोगों का? बाय एजुकेशन, बाय ट्रेनिंग एंड बाय हेल्थ फैसिलिटीज। ये सब बिल्कुल दिव्य वचन हम आपको समझिए बता रहे हैं। एक एक लाइन को बिल्कुल रट लेना है, बोलने का उसको मुंह में एकदम प्रैक्टिस कर लेना है कि धड़ल्ले से बोल दे कहीं भी सब लाइन। बहुत प्रभावित हो जाएगा जो भी एग्जामिनर होगा। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ फैसिलिटीज। यही मंत्र है जो बिहार सरकार इसको पढ़ रही है। हाँ, एजुकेशन को देखिए वर्क किया जा रहा है, ट्रेनिंग कराया जा रहा है, और हेल्थ फैसिलिटीज पर बताया था आपको कि हर जगह हॉस्पिटल का डेवलपमेंट हो रहा है। ट्रेनिंग भाई, जो भी मतलब पढ़ा लिखा यूथ है या जो काम की तलाश में है व्यक्ति, उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग उसको दिया जा रहा है। देखिए, इनकम इज ओनली एन ऑल्टरनेटिव और इनकम इज मीन्स टू एन एंड 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 इज ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, इनकम कहा जा रहा है कि इनकम सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव होता है, एक रास्ता होता है। देखिए, इनकम हम क्यों चाहते हैं कि हमारा इनकम अच्छा हो? कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मैं इतना पैसे कमाऊं, वो क्यों चाहता है? क्योंकि वो चाहता है कि मैं अगर उतने पैसे कमाऊंगा तो मैं एक अच्छा जिंदगी जी पाऊंगा। आखिरकार कोई भी पैसे क्यों कमाना चाहता है? पैसे का इसीलिए चाहता है ना कि उस पैसे का यूज करके मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकूं, अच्छे कपड़े पहन सकूं, अच्छा खाना खा सकूं, अच्छे मकान में रह सकूं, अच्छे से अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख सकूं, अपने परिवार का अच्छे से ध्यान। तो आफ्टर ऑल व्हाट ही वांट्स इज अ गुड लाइफ। दैट मीन्स दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। तो जो एक गरीब है वो चाहता है कि मैं पैसे कमा के अमीर हो जाऊं। क्यों? ताकि मैं आज जो नहीं खा पा रहा हूं अच्छी चीजें मैं खा सकूं, अच्छे कपड़े पहन सकूं, अच्छे घर में रह सकूं। यही ना चाहता है आदमी, कोई भी। अंबानी क्या सोचता है? अभी उसका बेटा कितना करोड़ का घड़ी पहनता है? वो पहनता था अंबानी, मुकेश अंबानी या धीरू भाई, लेकिन आज आकाश अंबानी पहन रहा है, जो भी नाम है उसका। तो धीरू भाई साधारण ही घड़ी पहनता होगा, मुकेश अंबानी थोड़ा बढ़िया यहाँ का कंपनी सब पहनता होगा या विदेशी पहनता होगा। आज बेटा उसका करोड़ों का पहन रहा है, इसीलिए नहीं इतना ठगा है लोगों को। बहुत करोड़ का है, लगता है 30-40 करोड़ का घड़ी। हाँ, जो भी है। तो कहने का मतलब है, देखिए मैं तो एक आपको उदाहरण दिया कि कोई भी आदमी है, चाहे वो अंबानी है चाहे गरीब आदमी, हर कोई आखिर क्यों चाह रहा है पैसा कमाना? तो इनकम अपने आप में एक ये एंड नहीं होता है। इनकम एक मीन्स, रास्ता होता है पहुंचने का। कहाँ? अच्छे जीवन तक, अच्छी फैसिलिटी, अच्छी सुविधाएं, अच्छा जीवन, आराम, बीमारी से मुक्ति, अच्छा स्वास्थ्य, है ना। हर कोई यही चाहता है कि हम सुकून से जी सके, अच्छे से जी सके, स्वस्थ रह के जी सके, अच्छे कपड़े पहन सके, इज्जत से रह सके समाज में। तो दैट इज अ गुड स्टैंडर्ड लाइफ, और उसको अचीव करना ही हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। तो प्रोडक्टिविटी हम कहते हैं बढ़ाएंगे, तो प्रोडक्टिव बढ़ाने से क्या होगा? लोग जब बेहतर काम करेंगे तो उनका इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो उनका लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा।
तो यही कहा जा रहा है कि इनकम जो है, पैसा सिर्फ एक जरिया होता है एक अच्छा जीवन जीने का, और उसी को हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज डायरेक्टली पॉसिबल विथ एजुकेशन एंड हेल्थ। तो यही देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन को हम कैपिटल कैसे बना सकते हैं? बाय डायरेक्टली पॉसिबल विथ एजुकेशन एंड हेल्थ, अच्छी पढ़ाई से और अच्छा उसको स्वास्थ्य की सुविधा से। ठीक है, क्योंकि आदमी बीमार रहेगा तो न पढ़ पाएगा, न सीख पाएगा, न काम कर पाएगा। तो स्वस्थ रहना जरूरी है। तो एक तरफ तो उसको शिक्षा भी, पढ़ाई भी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और दूसरी तरफ उसको हेल्थ फैसिलिटीज चाहिए। फिजिकल कैपिटल इज टैंजिबल। अब देखिए कहा जा रहा है कि फिजिकल कैपिटल इज टैंजिबल बट ह्यूमन कैपिटल इज इनटैंजिबल। यानी फिजिकल कैपिटल को हम देख के, छू के महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जमीन है, कोई मेरी बिल्डिंग है, कोई मेरी चीज है, मेरा कोई घड़ी है, कंप्यूटर है, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मेरा गाड़ी है, उसको मैं क्या है, मैं देख के, छू के महसूस कर सकता हूँ। दीज आर फिजिकल कैपिटल। या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, सड़क है, पुल है, रेलवे है, मेट्रो है, बिल्डिंग है, एयरपोर्ट है, हवाई जहाज है, इन चीजों को हम देख के, छू के महसूस कर सकते हैं। बट ह्यूमन कैपिटल इज इनटैंजिबल। ह्यूमन कैपिटल जो है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आदमी देखने से तो सब एक ही दिखता है कि आदमी अलग दिखता है, माने रूप रंग थोड़ा अलग रहता है, लेकिन आदमी वही 5 फीट 6 फीट का सब रहता है। ऐसा तो नहीं कि कोई जो है बिल्कुल बौना है, कोई राक्षस जैसा विशाल है। आदमी तो सब वही है देखने से, लेकिन अब वो आदमी देखने से वो इंजीनियर है कि डॉक्टर है, ये आप समझ सकते हैं। इंजीनियर कुछ अलग दिखता है, डॉक्टर कुछ अलग दिखता है, जज कोई अलग दिखता है नहीं। उसके कहने का मतलब है किसी के अंदर का जो क्वालिटी है वो आप बाहर से नहीं देख सकते। आप बाहर से किसी के अंदर क्या टैलेंट है, क्या क्वालिटी है, क्या उसने कितना पढ़ा है, वो आप नहीं देख सकते। तो वो इनटैंजिबल, या उसको आप छू के महसूस नहीं कर सकते हैं, है ना, उसको कहते हैं टैंजिबल। जैसे आपके पास सोना है, तो आप सोना देख सकते हैं कि मेरे पास 10 ग्राम सोना है, कि मेरे पास 20 ग्राम सोना है, कि मेरे पास 1 किलोग्राम सोना है। आप उसको देख के खुश हो सकते हैं, अरे देखिए मेरे पास 1 किलो सोना है, कल तक मेरे पास 85 ग्राम था, आज मेरे पास 200 ग्राम हो गया। आप महसूस कर सकते हैं कि हाँ बढ़ रहा है। लेकिन एक आदमी को देख के, आप मेडिकल में पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में आ गया, तो आप उसके अंदर देख के समझ सकते हैं कि ये फर्स्ट ईयर डॉक्टर से अब थर्ड ईयर डॉक्टर हो गया है? नहीं समझ सकते। ये ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं, वो आप कोई देख नहीं सकता है। ठीक है, देखिए ह्यूमन क्वालिटीज अगर देख पाते तो शंकर जी का अपमान नहीं होता शादी होते समय। शंकर जी जब शादी करने गए पार्वती से, तो उनका अपमान कर दिया गया, बहुत अपमान हुआ था। तो वही देखिए, वही बात है कि भाई देखिए, अब जो भी हो, भूत नाच रहा हो, जो भी कर रहा हो, बात है कि भाई जो ससुर थे वो तो देखना चाहते थे कि एक अच्छा दूल्हा मैं अपने बेटी के लिए लाऊं, लेकिन वो शंकर जी के अंदर तो झांक नहीं सकते थे कि उनके अंदर क्या क्वालिटी है। वो तो जो भेष उनका देखे कि रूप बनाए हुआ आया हुआ है, तो उसी पर समझ गए कि कौन गंवार आदमी आ गया है, समझ गए। और साथ में और भूत पिशाच सब नाच रहा था। ठीक है, हाँ। तो हाँ, तो कहने का मतलब है कि किसी के अंदर कोई देख नहीं सकता है। ह्यूमन कैपिटल ऐसा चीज है, एक आदमी देखने से बड़ा बदसूरत आपको लग सकता है, हो सकता है अंदर से बहुत बड़ा डॉक्टर हो, लेकिन देखने से कैसे पता चलेगा कि वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा अधिकारी है कि नहीं? तो देखने से किसी के अंदर का क्वालिटी नहीं देखा जा सकता है। कोई बहुत पढ़ा लिखा हुआ और आपको साधारण से भेष में मिलेगा, तो आप उसको देख के समझिएगा अरे तो गंवार आदमी लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए सोना है, सोना को आप देख के हाँ ये सोना है, चमक रहा है। ठीक है, फिजिकल चीजों को आप उनके अपीयरेंस से नाप सकते हैं।
हाँ हाँ, बहुत चमक रहा है, सोना है, हीरा है, मणि है, माणिक्य है, पन्ना है, जो भी चीज़ें हैं। एक अच्छी गाड़ी हमें दिखती है, खूब शानदार नई गाड़ी, हम उसको देख के खुश हो जाते हैं कि वाह गाड़ी बहुत नई है, शानदार। इन चीज़ों को आप देख के पहचान सकते हैं, लेकिन आदमी को आप देख के नहीं पहचान सकते कि उसके अंदर में क्या है। तो इसी को कहते हैं हम कि ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल। इनटेंजिबल वर्ड अब समझ में आ गया? हाँ, इनटेंजिबल होता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ओनली इमेजिनरी विदाउट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कहा जा रहा है कि बिना ह्यूमन डेवलपमेंट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट इमेजिनरी है, वो कल्पना मात्र है, वो सच्चाई नहीं हो सकता है। तो हम सोचें कि खाली प्रोडक्शन बढ़ा के हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, तो संभव नहीं। जब तक आपका ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए, आदमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होगा जब आपका आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, क्योंकि आदमी काम तो कर ही रहा है, पहले से काम कर रहा है। तो कल भी 10 घंटा काम कर रहा था, आज भी 10 घंटा का। देखिए, आज का टीचर, मैं आपको अभी का एग्जांपल दूं कि आज का टीचर अपॉइंट हुआ है और पहले से भी टीचर थे, तो आज का टीचर ज़्यादा कैसे, अच्छा कैसे पढ़ा देगा? पहले सर टीचर क्या नहीं था नौकरी पर, पहले का टीचर नहीं पढ़ा रहा था। आज का टीचर इसलिए अच्छा पढ़ा देगा क्योंकि आज वो मेरिट से आया है, आज वो पढ़ लिख के टेस्ट पास करके आया है, तो आज उसके अंदर क्वालिटी है, आज वो डेवलप्ड है। और पहले जो आ गए वो जैसे तैसे सिफारिश पैरवी पर आ गए, तो वो कहाँ से पढ़ाएगा? ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम क्यों लिया गया? देखिए, इतना टाइट करके एग्जाम क्यों लिया गया? और बहुत टाइट पेपर आया था। टीचर का एग्जाम जो है आपके बीपीएससी के बराबर था पेपर, बीपीएससी से भी टफ लेवल था। हाँ, तो आखिर एग्जाम क्यों टफ लिया गया था? ताकि जो मेरिट वाले कैंडिडेट हैं, जो पढ़े लिखे अच्छे नॉलेज वाले कैंडिडेट हैं, वही पास हो। और जब नॉलेज वाले टैलेंटेड लोग आएंगे तो नेचुरल है कि वो अच्छा पढ़ाएंगे, बेहतर काम करेंगे। अभी देखिए कि आप ऑनलाइन एग्जाम देने की बात कर दिया तो सब पुराने लोग का सांस फूल रहा था कि कैसे देंगे एग्जाम, क्योंकि कंप्यूटर जानते ही नहीं है, कभी चलाया ही नहीं है कंप्यूटर। तो आज के समय कोई टीचर हो, किसी भी स्कूल में हो, कोई टीचर हो और कंप्यूटर ही नहीं चलाया हो, ये तो बड़ी अजीब बात है। तो अब ये अलग बात है, कह दे आज तो सुनेगा, लोग हंसेगा कि बताइए टीचर का एग्जाम था बिहार में और ऑनलाइन लेने कहा तो सबका सांस फूल गया, सब प्रोटेस्ट कर दिया कि नहीं देंगे ऑनलाइन, ऑफलाइन देंगे। जो टीचर को खुद जो माना जाता है पढ़ा लिखा हुआ, जो बच्चों को पढ़ाएगा, लिखाएगा, सिखाएगा, और वो खुद ही नहीं, आज के डेट में बताइए कि आज साल 2024 है और कहे कि उसको कंप्यूटर ही नहीं चलाना आता है। और सही बात है, मैंने देखा है कि पुराने जो हेडमास्टर हैं सब, जो इस उम्र में रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच चुके हैं, आज उनको व्हाट्सएप यूज़ करना नहीं आता है। व्हाट्सएप पर सरकार मैसेज भेजती रहती है, वो देखते नहीं हैं, उनको आता ही नहीं है, एक्टिव नहीं, देखते नहीं है। अब सरकार क्या कर ले, के पाठक क्या कर ले भाई? मैसेज भेजेंगे, बहुत टाइट किए, कुछ लोग को सस्पेंड कर दिए, तब नींद जागी। लेकिन फिर भी इतने जो इनएफिशिएंट लोगों को भरा हुआ है सिस्टम में, तो उसको अचानक से बदल तो जाएगा नहीं, तो उसको बदलने में समय लगेगा। हाँ, नए लोग जो आएंगे वो काबिल आएंगे, वो सही बात है, काबिल आ रहे हैं, आए हैं काबिल लोग। हालांकि इसमें भी बहुत लोग, ऐसा नहीं कि एग्जाम हो, क्योंकि इसमें भी बहुत तरह का ये था क्राइटेरिया, रिजर्वेशन इस सब के चलते मार्क्स कट ऑफ बहुत कम था, तो उसमें भी बहुत लोग आ गए हैं अभी भी, लेकिन फिर भी पहले से बहुत अच्छे, पहले वाले लोगों से बहुत अच्छे हैं। अब हमें तो एक, आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि खुद एक जो प्रिंसिपल थे, मिल गए कहीं रास्ते में, वो कह रहे थे, जो प्रिंसिपल थे स्कूल के, वो कह रहे थे कि भाई हम तो छठे तक के बच्चों को पढ़ाते थे,
और अब प्रिंसिपल हो गया, प्रमोट होकर हमसे आज कह देगा 8वां का सवाल बनने, तो बन थोड़े जाएगा हमसे। और ये लोग तो कहाँ कहाँ का सवाल पूछ रहे हैं बीपीएससी लेवल का। खुद कहा, वो खुद कह रहे थे कि भाई हमसे कोई आज 8वां का ही सवाल पूछ देगा तो हम नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम तो हमेशा जिंदगी भर 6ठा तक के बच्चों को पढ़ाए हैं, और हमसे आज सरकार उम्मीद करती है कि हम 8वां 10वां और बीपीएससी के लेवल का सवाल बना दे, तो संभव ही नहीं है। तो मैंने वही कहा कि देखिए अचानक से जो आदमी बदल तो जाएगा नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे कोशिश करने से बदलाव आएगा। कम से कम नए लोगों को ठीक लिया गया है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इमेजिनरी विदाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हम सोचे शिक्षा व्यवस्था हम सुधार लें। अरे शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधार लीजिएगा, जब तक अच्छे टीचर नहीं होंगे, अच्छे हेडमास्टर नहीं होंगे, अच्छा स्टाफ नहीं होगा, तब तक बच्चे कहाँ से पढ़ लिख के निकल जाएंगे। जो पढ़ाने ही वाले अनपढ़ हैं तो पढ़ने बच्चे कहाँ से पढ़े लिखे हो जाएंगे। तो पहले आपको टीचरों को, स्टाफ को, सारा चीज़ को, हेडमास्टर सब रखना पड़ेगा अच्छा पढ़ा लिखा हो। जब वो टीचर हेडमास्टर अच्छे पढ़े लिखे होंगे तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, पढ़ाएंगे। तो इसीलिए इस बार इतना मेरिट से लिया गया, टेस्ट लेके इतने लोगों को भर्ती किया गया। तो ये यही सब को फॉलो किया जा रहा है, जो आप अभी पढ़ रहे हैं इसी को लागू किया जा रहा है। देखिए तो यही कह रहे हैं आगे, देखिए नेक्स्ट पैरा में कह रहा है कि 10 स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू द चीफ कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के जो मेन कंपोनेंट यानी कि जो उसकी मुख्य बातें हैं उसको हमें विशेष ध्यान देना होगा। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का मुख्य बात क्या है, इट्स चीफ कंपोनेंट्स आर फूड, अच्छा खाना। भाई बचपन से अगर बच्चे को अच्छा खाना पीना नहीं मिलेगा, शरीर उसका डेवलप नहीं होगा, तो कल को अच्छा वो कैसे रहेगा, स्वस्थ कैसे रहेगा, काम कैसे करेगा अच्छा। तो फूड जरूरी है, क्लोथ्स, अच्छे कपड़े भी जरूरी हैं। भाई कपड़े नहीं पहनेगा तो स्वस्थ कैसे रहेगा, बीमार हो जाएगा। हाउसिंग, अच्छा उसको रहने का कम से कम सुविधा चाहिए। एजुकेशन, उसके बाद फिर आता है पढ़ाई लिखाई एंड हेल्थ, और उसके बाद अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा। तो ये चीज़ें जो है मेन रिक्वायरमेंट्स हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं शुरुआत। तो ह्यूमन कैपिटल कैसे बनेगा, जब अच्छा खाना होगा, फूड, जब अच्छे कपड़े होंगे, क्लोथ्स, जब अच्छा रहने का फैसिलिटी होगा, हाउसिंग या शेल्टर, और उसके बाद जब उसको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा और अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिलेगा। तो इन बातों पे हमें ध्यान देना होगा कि सभी जो लोगों को ये सुविधाएं मिले। ह्यूमन कैपिटल कैन बी स्ट्रेंथेंड थ्रू दीज कंपोनेंट्स। तो ह्यूमन कैपिटल को हम इन्हीं जो बातें हैं, कंपोनेंट्स हैं, इनको मजबूत करके, इनको अच्छा करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने यहाँ की जनता को हम अच्छी जनता बना सकते हैं, हाई क्वालिटी जनता बना सकते हैं, पढ़ी लिखी जनता बना सकते हैं। It is essential to make it strong for the development of service sector। और जब जनता हमारी, जब आम जनता जो है, पॉपुलेशन जो है हमारा, वो जब एजुकेटेड होगा, स्किल्ड होगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करेगा। और जब अच्छा काम मिलेगा, अच्छा काम करेगा, तो सर्विस सेक्टर डेवलप हो जाएगा अपने आप, उसका भी डेवलपमेंट हो जाएगा और हमारा सेक्टर भी, सर्विस सेक्टर डेवलप हो जाएगा। देखिए बहुत लॉजिकल बात है, सोचिएगा कि भाई आप ही को कोई काम कराना है, मकान बनाना है और मजदूर रखना है, आप कैसा मजदूर व्यक्ति रखिएगा। आप देखिएगा कि जो शरीर से हट्टा कट्टा हो, ठीक हो, और साथ ही साथ अच्छे से काम सीखा हुआ, अच्छा काम भी करता हो। अब आपको एक स्वस्थ आदमी रहेगा और एकदम दुबला पतला कमजोर सा मरियल आदमी रहेगा, आप किसको रखिएगा मजदूर पर। नेचुरल है कि जो स्वस्थ है, हट्टा कट्टा है, उसको आप रखिएगा। तो अब वो जो दुबला आदमी है वो दुबला क्यों है, क्योंकि उसको खाना पीना नहीं मिला ठीक से, स्वास्थ्य सुविधा ठीक से हो सकता है नहीं मिला, इस वजह से वो कमजोर रह गया। तो नेचुरल है जब वो कमजोर रह गया तो उसको काम जल्दी नहीं मिलेगा, उस दूसरे को काम मिल जाएगा उसकी जगह। तो यही बात है कि किसी भी तरह का काम हो, चाहे वो मैनुअल, चाहे वो शरीर से करने वाला काम हो, चाहे दिमाग से करने वाला काम,
पहला रिक्वायरमेंट है हेल्दी होना शारीरिक रूप से, दूसरा रिक्वायरमेंट है पढ़ा लिखा होना और स्किल्ड होना, ट्रेनिंग मिला हुआ होना। इसीलिए देखिए टीचर्स को भी ट्रेनिंग करवा रही है सर है। ट्रेनिंग का मतलब है स्किल। हाँ, ट्रेनिंग का मतलब हो गया सीख गया काम अच्छे से। अभी देखिए अभी बहुत ट्रेनिंग हो रहा है टीचर्स का, जितने अभी सरकार का ये टारगेट है कि जितने टीचर्स हैं पुराने सबको ट्रेनिंग करा दिया जाए, जो नई ट्रेनिंग आज के समय का ट्रेनिंग जो नहीं किए हैं नया तरह का सबको देखिए ट्रेनिंग कराया जा रहा है। अभी हेडमास्टर लोग का ट्रेनिंग था इसी पिछले महीने जून में जो है, और यही हो रहा था होटल पाटलिपुत्रा के पीछे जो है अनिसाबाद में। तो बोले सब हेडमास्टर कह रहे थे कि बताइए हम लोग का रिटायरमेंट का समय, अब 1 साल में रिटायर होंगे और अभी हम लोग को ट्रेनिंग करना पड़ा, और यहाँ रेसिडेंशियल ट्रेनिंग था, रह के करना था 1 हफ्ता का ट्रेनिंग यहीं रह के। तो सरकार इतना टाइट है अभी ट्रेनिंग पर, ट्रेनिंग करा रही, क्यों? ताकि लोग सीखें तो नए समय में कैसे काम करना है, क्या काम करना है उसको समझे, तो उनको सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है। जो नए इस बार देखिए जितने लोग भर्ती हुए थे यानी एग्ज़ाम देके जो बीपीएससी का टीचर बने, उनको 15 दिन का कंपलसरी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग था। पहली बार हुआ ये भारत के इतिहास में कि इतने लोगों को नौकरी देके और उनको ट्रेनिंग कराया गया। ये सिर्फ होता था आईएएस में होता था, बीपीएससी वालों का भी रेगुलर ट्रेनिंग नहीं होता था। बीपीएससी वालों का भी पहले नहीं होता था, इधर कुछ सालों से रेगुलर ट्रेनिंग होना शुरू हुआ है, 4-5 साल से। तो ये भी एक अलग स्टेटस की बात थी टीचर्स के लिए कि आप पहले बार ऐसी नौकरी में जा रहे थे जहां आपको पहले ट्रेनिंग कराया गया, उसके बाद आप नौकरी में गए। नहीं तो ट्रेनिंग बीपीएससी में भी पहले बोलता था अरे जाइए ज्वाइन कर लीजिए, जब देखेंगे बाद में करा देंगे, ट्रेनिंग वनिंग नहीं कराता था। सरकार नहीं पैसा खर्च करना चाहता था कि कौन अब ट्रेनिंग में पैसा खर्च करे, समय खर्च करे, बहुत पैसा खर्च होता है ट्रेनिंग कराने में, तो नहीं करना चाहता था। ट्रेनिंग कितना दिन का होता है बीपीएससी का? ट्रेनिंग उसका होता है लगभग 1.5 साल के आसपास। 1.5 साल का? हाँ, साल से तनख्वाह 1.5। मिलता है कि नहीं? हाँ, सैलरी मिलता है। सैलरी तो आपको बीपीएससी जिस दिन आपका ज्वाइन किए जाके ट्रेनिंग, उस दिन से सैलरी चालू हो जाता है। आधा नहीं ना देता है, पूरा नहीं देता नहीं, है? सैलरी पूरा मिलता है, सैलरी पूरा तो मिलता है। फैसिलिटी? कुछ फैसिलिटीज़ जैसे कम मिलता है, इन ट्रेनिंग जो है फैसिलिटीज़ कम होता है, ऑन जॉब फिर। ज्वाइनिंग के बाद सैलरी तो मिलता है बराबर हाँ, का? सैलरी पूरा मिलता है। जो आपका जिस स्केल में आपका ज्वाइनिंग होता है वो सैलरी आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो उधर जो है लगभग 2 साल से ज़्यादा चला जाता है आईएएस में ट्रेनिंग यूपीएससी में, यहाँ जो है साल 1.5 साल तक रहता है। पुलिस वालों का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए कहने का मतलब है कि सरकार अभी ट्रेनिंग पर भी अड़ी हुई है, सब स्कूलों से डेटा मांग रही है कि को बताइए किस टीचर का ट्रेनिंग नहीं हुआ है, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, किसी मजबूरी या किसी कारण से जो ट्रेनिंग नहीं किया हो, तो सबको मंगा के और सबको भेजा जा रहा है ट्रेनिंग पर। तो इसीलिए भेजा जा रहा है, जो यहाँ बातें लिखी हुई हैं उन्हीं को लागू किया जा रहा है, और ये बहुत बड़ा कदम है। मैंने कल भी कुछ लोगों से कहा कि ये इतिहास बन रहा है बिहार में, और ये पूरे भारत के लिए एग्जाम्पल बनेगा बिहार। बहुत सालों तक, बहुत मतलब समझिए कि कम से कम 100 साल तक याद किया जाएगा इस बात कि बिहार में जो है इतने टीचर्स को रखा, उनको ट्रेनिंग कराया, और एजुकेशन चेंज हो जाएगा हमारा। देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का अगर अब यही है कि आगे कुछ साल इसी तरह से अगर सरकार चलती रहे, सरकार का जो है विचार नहीं बदले, जो किया है अगर इसी तरह कंटिन्यू रहे, अगले साल नीतीश कुमार तो है ना कुछ बनने जा रहा है? अगले साल नहीं मतलब अभी 5-7 साल 10 साल अगर सरकार इस तरह से लगातार इस चीज़ को क्योंकि एक दिन में नतीजा नहीं ना आ जाएगा। अभी तो आप एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, फिर बच्चे धीरे धीरे आना शुरू हुए हैं, अब पढ़ेंगे धीरे धीरे, तब निकलेंगे पढ़ लिख के पास होंगे, तब ना उसका नतीजा हम देख पाएंगे। तो इसीलिए अगर सरकार इसी तरह अगर कुछ साल एजुकेशन पर फोकस किए रहे तो हम इतिहास बना देंगे भारत में। निश्चय है बिहार इतिहास बनाएगा और जाना जाएगा बिहार को कि बिहार ने ऐसा करके दिखाया, क्योंकि बहुत डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है बड़ा कदम कोई भी उठाने की। उस इतना विरोध के बावजूद उसको लगातार कंटिन्यू रखिए, ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें जो चाहे मुख्यमंत्री बहुत तारीफ के लायक हैं और इसमें जो भी अधिकारी थे
उनकी भी बहुत प्रशंसा की जानी चाहिए। तो देखिए यही यहाँ इसीलिए कहा जा रहा है कि इट इज़ इसेंशियल टू मेक इट स्ट्रॉन्ग फॉर डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर, क्योंकि हम चाहते हैं बिहार का सर्विस सेक्टर मजबूत हो, डेवलप हो। और सर्विस सेक्टर कैसे डेवलप होगा? जब बच्चे पढ़ लिख के ट्रेन होके स्कूल कॉलेज से निकलें और नौकरी करें, तो उसके लिए एजुकेशन सिस्टम को हमें मजबूत करना होगा। हेल्थ फैसिलिटीज़ को भी सुधार कर, देखिए आज बहुत तेज़ी से काम, मैंने आपको बताया ही, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। हर जगह हॉस्पिटल्स में, चाहे वो किसी भी लेवल के हॉस्पिटल हो, चाहे वो जिले का हो, चाहे वो इसका हो, ब्लॉक का हो, चाहे वो कोई बड़ा हॉस्पिटल हो शहर का या कहीं का, उस हर जगह जो है उसमें सुधार किया जा रहा है। तो हेल्थ पर भी ध्यान दिया जा रहा है, एजुकेशन पर भी ध्यान दिया जा रहा है, और हाउसिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा रहने का सुविधा जो है सबको कुछ जो है कम से कम देने की ज़रूरत है। तो बहुत काम तो कर रही है सरकार, बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए कितना दिन चलता है इस तरह से, भगवान की इच्छा पर है। यहाँ पे तो सुना है पहले लिख ही दिया है, हाँ हाउसिंग एजुकेशन है, तो देखिए आगे देखिए when human capital is forceful, its importance increases। देखिए कहा जा रहा है when human capital is forceful, its importance increases, यानी कि जब हमारा ह्यूमन कैपिटल मजबूत होता है तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। अब सीधी बात है कि आपके पास अगर सबसे सिंपल ह्यूमन कैपिटल ले लीजिए कि आदमी जो मजदूर की तरह काम कर रहा है, अब आपके सामने एक मतलब मान लीजिए कि 100-200 मजदूर खड़े हैं जो मकान वकान बनाने का काम करते हैं। अब उसमें आप देख रहे हैं तो आपको सब दुबले पतले दिख रहे हैं मरियल से, तो आपको क्या लगेगा, अरे भाई ये सब क्या काम करेगा। और काम भी करेगा तो वो सब नेचुरल है, बहुत कम ही काम करेगा। और एक आपके सामने मजदूर खड़े हो, सब हट्टे कट्टे तगड़े तंदुरुस्त, तो क्या है, खुश हो जाएंगे कि वाह ये सब तो बहुत तेजी से काम कर। तो हम मजदूरों की ही बात करें, और बाकी तो आगे है कि भाई पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर इंजीनियर, ये सब तो है, अगर वो तो स्वस्थ रहेंगे, अच्छे क्वालिफाइड रहेंगे, तो नेचुरल है कि जब यानी कि अच्छा क्वालिटी उसका अच्छा रहेगा तो क्या है, वो काम अच्छे से करेगा। जब काम अच्छे से करेगा तो देश तेजी से आगे बढ़ेगा। तो वही कहा जा रहा है कि व्हेन ह्यूमन कैपिटल इज फोर्सफुल, जब वो स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है आदमी काम करने वाला, क्वालिफाइड होता है, इट्स इंपॉर्टेंस, तो उसका महत्व बढ़ जाता है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर को अगर हमें डेवलप करना है तो उसके लिए ह्यूमन कैपिटल में हमें इन्वेस्ट करना होगा, जो कि बिहार सरकार कर रही है। अच्छे टीचरों को रखना होगा, स्कूल का बिल्डिंग अच्छा करना होगा, टीचरों को सैलरी टाइम पे देना होगा, नहीं तो पढ़ाएंगे नहीं, ये लोग भी वैसे ही निकम्मे हो जाएंगे। अभी क्यों टीचर भी पढ़ा रहे हैं, मेहनत से इतना काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको सैलरी मिल रहा है टाइम से। अब पहले क्या होता था, 5-5 महीना 6-6 महीना बेचारे मुंह ताकते रहते थे कि कब सैलरी आएगा, कब सैलरी आएगा। हाँ जो सच्चाई है आपको बता रहे हैं। हाँ मालूम है हमको। तो पहले बेचारे सब गवर्नमेंट वाले जो है मुंह ताकते रहते थे कि कब हम लोग का आएगा, कब आएगा, इस महीना आएगा कि अगला महीना, बेचारे यही देखते रहते थे। तो आदमी जब चिंता में रहेगा, परेशानी में रहेगा, तो पढ़ाने में उसको मन कहाँ से लगेगा। दिन भर तो उसको यही चिंता रहती थी कि घर का खर्च कैसे चलेगा, कहाँ से हर चीज़ के लिए पैसा जुटाएंगे, सैलरी आ नहीं रहा है, कब आएगा सैलरी, यही चर्चा होते रहती थी। तो स्कूल में पढ़ाता कहाँ। तो आज इसीलिए क्या किया जा रहा है, के पाठक ने बहुत टाइट किया है पैसे का, कि आपको सैलरी एकदम टाइम पे मिलना है। जिस जहां भी सैलरी लेट हो रहा है टीचर्स का, अधिकारियों को सस्पेंड कर दे रहा है, अधिकारियों का सैलरी रुकवा दे रहा है। डीईओ का मुजफ्फरपुर के उन्होंने सस्पेंड कर बोला इनका सैलरी रोको, काहे ने टीचर्स को सैलरी दिया है। जब हम पैसा रिलीज करवा दिए, वहां से पैसा इनके पास आ गया है, तो ये टीचर्स को बांटे क्यों नहीं, उनके अकाउंट में क्यों नहीं गया पैसा। बोले इसका रोको, इसका अपना सैलरी, तब इसको समझ में आएगा। रोक दिया मुजफ्फरपुर डीईओ का जो है सैलरी। तो टाइट किया हुआ इतना कि टीचर्स को बिल्कुल, पहली बार हुआ, सोचिए 1 तारीख से भी पहले
जून में 30 तारीख को ही 29-30 को ही सबके अकाउंट में सैलरी आ गया। समझ गए, जुलाई का ये जून का सैलरी महीना खत्म होने से पहले सबके अकाउंट में आ गया। तो ये पहली बार हुआ ऐसा गवर्नमेंट कि भाई 1 तारीख से पहले सैलरी आ गई। तो ये जो है इस तरह का क्यों करा, क्योंकि वो जान रहे हैं कि भाई टीचर खुश रहेगा, जब उसको सैलरी मिलेगा तो उसको भी पढ़ाने मन लगेगा कि चलो भाई कोई चिंता नहीं है, सैलरी मेरा टाइम से आ रहा है, तो उसका मन पढ़ाने में लगेगा। फिर इन्होंने देखिए क्या किया, देखिए मैं सारा आपको करंट एग्जाम्पल से चीज समझा रहा हूँ, ये बहुत मूल्यवान, बहुत ही प्रेशियस चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दे रहा हूँ, जो इसको समझिए, दिमाग में बिठाइएगा। दूसरा चीज इन्होंने क्या किया था, शुरू में जब टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ था उस समय इन्होंने कहा था कि सबको हाउसिंग फैसिलिटी भी हम देंगे, टीचर्स घबराए नहीं कि कहाँ रहना पड़ेगा, कहाँ ड्यूटी लग जाएगा, जहाँ ड्यूटी लगेगा वहाँ हम रहने की उनको फैसिलिटी देंगे। और उसके लिए सबसे मांगा भी गया था कि कौन कौन रहना चाहेंगे हमारे द्वारा दिए गए फैसिलिटी। तो उसमें ये किया गया था कि हर जगह जो है सरकार लोगों से जब मकान जो है किराए पर लेगी और उसको देगी रहने के लिए टीचर्स को, लेकिन वो अभी लागू नहीं हो पाया है, वो अलग बहुत बड़ा वो काम हो जाता उसने। लेकिन ये लॉन्च किया था प्रोजेक्ट, बिल्डर से मांगा गया था कि आप बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप अपना कोटेशन दीजिए, उसको हम लोग बनवाया जाएगा, जहाँ नहीं है मकान वकान वहाँ बनवाया जाएगा अपार्टमेंट इस तरह से, या मतलब जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं, क्वार्टर जो है, और जहाँ है मकान वकान प्राइवेट लोगों के मकान है वगैरह, तो वो अभी फिलहाल किराए पर देना चाहते हैं, तो उनसे किराए पर एग्रीमेंट करेगी सरकार, ताकि टीचर्स को जहाँ उनकी ड्यूटी है वहीं रहने की सुविधा दे सके। तो देखिए दूसरा उसने क्या सोचा सरकार ने कि उसको हाउसिंग फैसिलिटी हम दें, क्योंकि दिक्कत होता है, आप रहिएगा नहीं ठीक से तो आप काम कैसे कीजिएगा भाई, आपको कह दिया जाए कि वहां चल जाइए और वहां जाके पढ़ाइए, गांव में कैसे पढ़ाएगा आदमी, कोई जाना गांव क्यों नहीं जाना चाहता है, कोई भी देखिए नौकरी लगती है किसी की भी तो वो गांव में क्यों नहीं जाना चाहता है, क्योंकि गांव में उसको सुविधा नहीं होती है, गांव में उसको रहने की अच्छी सुविधा नहीं होती है। हम ही लोग देखिए कितना परेशान हो गए, एक मकान नहीं मिला अच्छे से रहने के लिए, वापस फिर आ गए पटना। दूसरी बात है वहाँ कोई चीज़ फैसिलिटी नहीं मिलती है, दुकान नहीं होता है, सामान, अब बहुत सारे टीचर हैं बेचारे पटना से मंगाते रहते हैं सामान कि वहाँ मिलता नहीं, मतलब ये हाल है कि बढ़िया टूथपेस्ट वगैरह नहीं मिलता है, हम खुद भुगत चुके, पेप्सोडेंट खोजते रह गए पूरे सरैया में, नहीं मिला टाउन एरिया। तो वहाँ ये हाल है कि वहाँ से लोग कहते हैं कि सर आप लोग पटना से आते हैं तो लेते आइएगा, ये है वो है, तो बेचारे टीचर ये हाल। तो कहने का मतलब है कि फैसिलिटी नहीं होता है, अच्छी दुकानें नहीं होती हैं, अच्छा स्कूल नहीं होता है बच्चों के लिए, अच्छे डॉक्टर्स नहीं होते हैं, तो इस वजह से गांव में आदमी जाना नहीं चाहता है। तो इसीलिए अब गांव का जब तक आप डेवलपमेंट नहीं कीजिएगा, यानी कि वहाँ कम से कम हाउसिंग फैसिलिटी हो अच्छी, वहाँ बिजली की सुविधा हो अच्छी, बिजली कटा रहता है वहाँ एक एक दिन तक, 24-24 घंटे लाइट कटा रहता है, मैं तो रहा हूँ 1.5 दिन तक मैंने फेस किया कि लाइट ही नहीं। तो ये सारी चीजें जो है आपको सुधार करिएगा तब ना टीचर वहां रहेगा, काम करेगा, पढ़ाएगा, नहीं तो अब जो जाएगा ज्यादा दूर से जाएगा तो वो तो थक जाएगा, तो पढ़ाएगा कहाँ से, जिसको दूर से आना जाना पड़ेगा वो तो थक जाएगा आने जाने में ही, वो स्कूल में आराम ही करता रहेगा, पढ़ाएगा क्या। तो इन चीज़ों को भी करना पड़ेगा, आपको अच्छा फैसिलिटी देना पड़ेगा कि वहाँ उसको रेसिडेंस का फैसिलिटी हो, रहने का, आवास का सुविधा हो। तो कहा गया था कि आवास का सुविधा देगी सरकार, लेकिन अब उसको लागू होने में समय लगेगा बहुत, वो अलग बड़ा चीज़ है। तो ये हो गया कि आपको इन्वेस्ट करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल बने, लोग पढ़ लिख के हमारे सभी बच्चे अच्छे, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई लॉयर बने, कोई जज बने, कोई अच्छा कारपेंटर बने, कोई अच्छा प्लम्बर बने, कोई इलेक्ट्रीशियन बने, तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा। जैसे सरकार अभी इन्वेस्ट कर रही है, इन्वेस्ट कैसे कर रही है, अच्छा स्कूल आपको बिल्डिंग इंप्रूव करना होगा, खर्च कर रही है, बहुत सरकार खर्च कर रही है अभी, मतलब ये अनइमेजिनेबल है, मैं बता रहा हूँ बिहार सरकार में इतना खर्च होना किसी डिपार्टमेंट में, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट।
बच्चों के लिए इतना फंड दिया जा रहा है। अब देखिए, अब नया आया था, बताए थे आपको कि 9th से 12th को भी फ्री बुक्स दिया जाएगा। अभी जो राइट टू एजुकेशन आया था उसके तहत था कि 8th तक आपको फ्री बुक्स देना होगा बच्चों को, उसके बाद वो अपना खरीदेंगे करेंगे जैसे भी, या पैसा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो मतलब पैसा दिया जाता है जो पिछड़े लोग होते हैं या वो होते हैं उनको दिया जाता है। लेकिन अभी कर दिया कि नहीं, 9th से 12th सबको दिया जाएगा फ्री में सरकार के द्वारा किताबें वगैरह। तो देखिए उसमें खर्च लगेगा, फ्री में तो आ नहीं जाएगा, कहने से पैसा सरकार को तो लगेगा ही। तो इतना फैसिलिटी दे रही है, किताबें, स्कूल में फंड जा रहा है तरह तरह का, बिल्डिंग में सुधार करिए, कंप्यूटर रूम बनाइए, स्मार्ट क्लास, आज गांव गांव में कंप्यूटर लैब बना हुआ है, स्मार्ट क्लास बना हुआ है गांव के स्कूल में। लेकिन टीचर को चलाना नहीं आता है, रखा रहता है इसे। खेलने का किट हर तरह का रहता है स्कूल में, किताबें हैं, लाइब्रेरी है, बहुत तरह का चीज़ है, मतलब जो किया जा रहा है। पहले तो ये सब होता भी नहीं था। तो इतना खर्च कर रही है, बेंच डेस्क अच्छे अच्छे लगाए जा रहे हैं, हर तरह का सुविधा किया जा रहा है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। अभी कहा गया कि भाई रिपोर्ट, जब एग्जाम पास हुए बच्चे तो उनको रिपोर्ट कार्ड का बांटिए, उसके लिए पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाइए, सब पेरेंट्स को उनका रिपोर्ट दीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए, उसके लिए पूरा एक कार्यक्रम आयोजन कीजिए, उसमें कुछ फंक्शन वगैरह भी आयोजित कीजिए। तो उसके लिए पैसा आया था, फंड आया था। तो पैसा इतना देर, जबकि अभी बीच में सरकार की इससे पहले हालत खराब थी, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं था इसको, अपने एम्प्लॉइज को जो है बिहार सरकार को। और ऐसे माहौल में इतना पैसा खर्च करना ये बहुत बड़ी बात है। तो यही कहा जा रहा है कि भाई सुधार ऐसे नहीं होगा। आप सोचिएगा कि आदमी मेरा पढ़ लिख जाए, अच्छा ऐसे ही नहीं बन जाए, उसमें खर्च करना पड़ेगा, उसके एजुकेशन पे आपको खर्च करना पड़ेगा, उसके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ पे आपको खर्च करना पड़ेगा, उसके लिए आपको आवास बनाने में, हाउसिंग फैसिलिटी देने में आपको खर्च करना पड़ेगा, उसके ट्रेनिंग में आपको ट्रेनिंग फ्री में थोड़े हो जाता है, तो ट्रेनिंग आपको कराना पड़ेगा, उसमें भी पैसे खर्च करना पड़ेगा, ये सब इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आपके राज्य में या देश में ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। तब आपके जो लोग होंगे वो अच्छे पढ़े लिखे होंगे, स्किल्ड होंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, तो आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इसीलिए देखिए भारत सरकार ने भी इतने सारे अभी लाइन से मेडिकल कॉलेज बनाए, आपके आईआईटी जो नए नए बने, आईआईएम बने, बहुत तरह के कॉलेजेस वगैरह बने थे 10 साल पहले के लगभग, उससे पहले। तो इसीलिए वो किया गया ताकि हमारे यूथ को और ट्रेन किया जा सके और एजुकेट किया जा सके अच्छे से। देखिए नए नए इतने सारे एम्स बनाए, कितने शहरों में एम्स होगा, पहले एक ही एम्स था पूरे देश में, आज कितने, लगता है कि 10-12 से ज़्यादा एम्स हो गए। और भी जो मेडिकल हॉस्पिटल्स थे, कॉलेजेस थे, उन सबको और बहुत बढ़िया किया जा रहा है या हो चुका है ऑलरेडी। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव किया जा रहा है, उसमें बहुत पैसा खर्च हो रहा है, बहुत पैसा। आज देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम जाते हैं, देखते हैं हर डॉक्टर के चैम्बर में एसी लगा हुआ है, 1-2 एसी लगा हुआ है। तो जब डॉक्टर को अच्छा से मिल रहा है, आराम से एसी में काम करने का मिल रहा है, तो वो भी पेशेंट को अच्छे से देख रहा है, बढ़िया से देख रहा है, पेशेंट से अच्छे से बात करता है। नहीं तो पहले झल्ला के ही सब बात करता था पेशेंट से, लगता था कि भाई कहाँ से चले आए हैं। पेशेंट भी अच्छे से फिर आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, भीड़ बढ़ गई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, लोग खूब दिखा रहे हैं जाके। तो वहाँ भी खर्च करना पड़ रहा है, पेशेंट्स के बैठने के लिए, उनके जो लोग लेके आते हैं उनको बैठने के लिए, आराम करने, हर जगह पंखा लगा हुआ है, ये किया जा रहा है। तो उसका यही है कि भाई जब तक आप व्यवस्था नहीं सुधारिएगा, उसमें खर्च नहीं कीजिएगा, तब तक जो है आपका ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। देखिए आगे यही लिखा हुआ है कि एक्चुअली बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल इन एजुकेशन, हेल्थ, वर्कप्लेस, ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन, human capital is empowered, because of which economic development is possible in all sectors.
देखिए कहा जा रहा है एक्चुअली बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल इन, जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं किन किन चीज़ों में, एजुकेशन में, हेल्थ में, वर्क प्लेस यानी कि काम का माहौल जहाँ पर काम होता है वहाँ उस जगह को सुधार कर, देन ट्रेनिंग, उसके ट्रेनिंग में, माइग्रेशन यानी उसको यहाँ वहाँ आना जाना है कहीं काम के चक्कर में तो उसको देखना है हमें कि जहाँ आने जाने की सुविधा हो, माइग्रेशन एंड इन्फॉर्मेशन, और उसको इन्फॉर्मेशन देखिए अभी पूरा ऑनलाइन हो गया, व्हाट्सएप के जरिए रोज मैसेज आते जाते रहता है, पूरा ग्रुप्स बन गए हैं, मैसेज तुरंत पहुंच जाता है। तो इन्फॉर्मेशन पहले होता था कि टीचर्स को जानकारी नहीं, हेडमास्टर को जानकारी नहीं है, आदेश आता था 5-6 दिन बाद, तो हर काम लेट लतीफ़ी से होता था। सब हो गया ऑनलाइन, व्हाट्सएप और इन सब के माध्यम से कि तुरंत वहाँ के पाठक जी ने ऑर्डर साइन किया, यहाँ सब टीचर्स को 1 मिनट में पहुँच गया। तो इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों में डेवलप किया जा रहा है। अभी देखिए अभी हो गया है अटेंडेंस बनाने का कि ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा सबका, उसमें दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि बहुत जगह गांव वगैरह में सिग्नल नहीं है, टावर नहीं है, कैच नहीं करता है ठीक से इंटरनेट वगैरह, तो उसके लिए भी काम किया, उससे मीटिंग किया जा रहा है कि कैसे सुधार सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई मोबाइल ऑनलाइन कब काम करेगा, जब आपका नेटवर्क आएगा, अब नेटवर्क ही नहीं रहेगा, इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो कैसे करेगा। तो उसकी भी व्यवस्था किया जा रहा है, उस पर भी खर्च किया जा रहा है। अच्छा अभिषेक, थोड़ा कुछ इमरजेंसी आ गया है घर में, लाइट जो है ना फॉल्ट हो रहा है, उसको देखना पड़ेगा। आज इतना ही रखते हैं।